गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू करियर मेकअप इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक से होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 10th है इस बार, तो आप अच्छे से मेहनत करिए ताकि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से आए। तो अब बात करते हैं पढ़ाई की। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लेटर टू गॉड। अब मैं आपको आज करवाऊँगी डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट पोइम है उसकी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी थीम देख लेते हैं, थीम ऑफ द पोइम। जो इनके राइटर हैं, द थीम ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और पोइम है बिल्कुल छोटी सी। डस्ट ऑफ स्नो इज नेचर्स कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग हाउ इट कैन ऑल्टर वंस एटीट्यूड एंड व्यू पॉइंट। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री बोथ कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस ऑल्टर हिज मूड फ्रॉम दैट ऑफ रिग्रेट टू जॉयस। अब अगर बात करें तो अक्सर हमने देखा है कि अगर हम घर से निकल रहे हो और कोई छींक मार देता है तो हम बोलते हैं कि नहीं जी, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, क्योंकि हो सकता है आगे कुछ नेगेटिव हो जाए, कोई घटना घट जाए। या फिर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो रुक जाते हैं वहीं के वहीं। बट ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हमने उसको नेगेटिव, अगर हमने एक धारणा ही बना ली है कि ऐसा होगा, तभी उसी चीज़ को अगर हम पॉजिटिवली देखेंगे तो वो अच्छा ही होगा। अब इस पोइम में यही बताया गया है और इसमें हेमलॉक ट्री और क्रो के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो पोइट के मूड को रिग्रेट से जॉयस में बदल देते हैं। हमेशा हर चीज़ को नेगेटिव लेने से नेगेटिव नहीं होता। अगर नेचर ने जो आपको ब्लेसिंग करने का तरीका चुना है तो वो उसी तरीके से करेगा। आइए अब इसकी समरी देख लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I viewed. The poem is set in a scene where the poet is in a bad mood and is walking by a tree, a hemlock tree. अब ये जो पोइम है इसमें क्या बताया गया है कि जो पोइट है वो एक स्नोई एरिया में है जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है और उसका जो मूड है बहुत ही बैड है। अब पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन वो जो उसका मूड है, मूड खराब है उसका। एंड इज़ वॉकिंग बाय ए ट्री, और वो एक पेड़ के साथ चल रहा है, पेड़ के पास से चल रहा है। और जो ट्री है उसका नाम है हेमलॉक ट्री, बहुत ही पॉइजनस ट्री है। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री एज ही पासिस बाय, जैसे ही वो वहाँ से गुजरता है, ए क्रो हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम। जैसे ही पोइट वहाँ से गुजरता है तो क्रो क्या करता है, एक क्रो ऊपर से स्नो डस्ट, मतलब वहाँ पे स्नोफॉल हो रही होती है और जो स्नो के जो छोटे छोटे अंश जैसे कि स्नोफॉल होती है वैसे गिरती है, तो वो पोइट के ऊपर वहाँ से वो गिराता है। Whether it falls on his head or shoulder is unknown as there is no specific mention in the poem. अब ये नहीं बताया गया कि उसके हेड पे पड़ी स्नो, शोल्डर पे पड़ी या फिर कहाँ पे पड़ी, ये कोई भी मेंशन नहीं किया गया पोइम में। Also the readers are left in doubt about the bird's specific action. Whether the crow was landing shivering with cold, readjusting itself on the branch, or taking off, it happened to send some particles of snow upon the author. Where the crow was landing, crow ने लैंड किया है कहाँ पे, शिवरिंग कर रहा है क्रो ठंड से, मतलब किसी भी तरह से उसने पोइट के ऊपर स्नो के अंश फेंके हैं। Here the two agents, अब इसमें दो एजेंट्स नेचर के बताए गए हैं, एक तो हेमलॉक ट्री और क्रो। दोनों को हम नेगेटिव रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। अब जो नेगेटिव रेफरेंस अब बताया गया था कि जो पोइट था उसका मूड बैड था, अब इसलिए ये भी दोनों की दोनों चीज़ें ही नेगेटिव बताई गई कि मतलब ये नेगेटिव है तो उसके साथ आगे भी नेगेटिव ही होगा। फॉर रीज़न अननोन द ऑथर वॉज हैविंग ए टेरिबल डे। अब कोई रीजंस तो नहीं इसमें मेंशन किया हुआ, लेकिन बताया गया है जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो पोइट है बहुत ही बैड मूड में था। but the falling of the snow on his head lifted his mood instantly.
लेकिन जैसे ही उसके ऊपर स्नो गिरती है तो उसका मूड इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। He had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved by the crow. उसका जो आधा दिन था पहले ही बैड मतलब दुखी था, पहले से ही वो दुखी था, आधा दिन तो उसका दुख में ही बीत गया था, पछतावे में ही बीत गया था, लेकिन अब जो बाकी वाला दिन था वो उसका सेव हो गया। किसकी वजह से? हैमलॉक ट्री और क्रो की वजह से। जबकि हैमलॉक ट्री और क्रो को हम नेगेटिव रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। बट द पोइट यूज देम ब्यूटीफुली टू पोर्ट्रेट दैट इन ऑसोबिस थिंग्स कैन ब्रिंग। लेकिन जो पोइट है उसको एक बड़ी अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली इसको बताया है, दर्शाया है इसको कि जैसे ही हैमलॉक ट्री और क्रो, हैमलॉक ट्री से वो पास से निकल रहा है और क्रो उसके ऊपर स्नो फेंकते हैं, तो जो उसका मूड था ऑलरेडी बैड था वो एकदम से अच्छा हो जाता है, एकदम से उसका चेंज होता है और जो बाकी का दिन है वो उसका सेव हो जाता है। अब इस पोएम में ये बताया कि वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हमें हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, फॉर ग्रांटेड, एंड शुड बी ओपन and we should be open and accept whichever may the nature chooses to bless। और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नेचर ने उसको किस तरीके से ब्लेस किया है, जैसे कि पोइट को ब्लेस किया है। पोइट को कैसे ब्लेस किया है? जैसे ही उसका मूड खराब था और जैसे ही क्रो ने उसके ऊपर स्नो के अंश फेंके तो इंस्टेंटली उसका मूड चेंज किया। अब जबकि हम हैमलॉक ट्री और क्रो को नेगेटिव रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पोइट के साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ। और आशा करते हैं आप भी इन ये छोटी छोटी बातों में ना आके, ये सुपरस्टिशियस बातों में ना आके हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अब ये थोड़े से इसके वर्ड मीनिंग्स, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो इसमें यूज़ किए गए हैं, जैसे कि शूक, शूक का मीन्स होता है शेक, हिलाना ऐसे। हैमलॉक, ए पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। रिग्रेट मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट, रिग्रेट होता है पछतावा। अब ये थी एक छोटी सी प्यारी सी पोएम। इसने आपने सीखा कि हमें सुपरस्टिशियस बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हमेशा नेगेटिव थिंग्स आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देती। कभी कभी नेगेटिव थिंग्स को अगर आप पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो हो सकता है आपके साथ बहुत ही अच्छा हो। थैंक यू।